प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ में वर्णों की, क्योंकि आपने इससे पहले हमारी वीडियो में देखा था भाषा की यात्रा, उसके बाद आपने देखा बोली। तो भाषा और बोली हमारी कहाँ से आई, कैसे बनी, ये सब आपने जाना। लेकिन इसकी जो छोटी इकाई है इसके बारे में भी हम जानते हैं। कहते ना, रहमन देख बड़ेन को लघु न लीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो हमने भाषा जो बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पे बोली, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उन सब के बारे में बात कर रही है। लेकिन हमने इसके बारे में भी विचार नहीं किया कि जो भाषा है उसकी इकाई क्या होती है, भाषा बनती कैसे है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए, आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसका विषय रहेगा हमारा वर्ण विचार। आज हम वर्णों के बारे में अर्थात अक्षरों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण। वर्ण विचार। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। इसमें हमने ये जाना, भाषा की वह इकाई जो सबसे लघु है, सबसे छोटी है, इसके अलावा और कोई उसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको हम वर्ण कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, भाषा की वह अभाज्य इकाई जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को जब हम लिपि में करते हैं, जब हम उसका लिखित रूप करते हैं, तो वही अक्षर कहलाता है। अक्षर का भी अर्थ यही है जो क्षय ना हो, यानी जो घटते घटते सबसे छोटा हिस्सा रह जाए, वही हमारा क्या है, वर्ण है। तो इसमें वर्ण क्या होते हैं, जैसे देखिए आ, ई, उ, री, ये सब हमारे क्या है, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के मेल से ही हमारे शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों के निर्माण से हमारे बड़े बड़े वाक्य बनते हैं, और बड़े बड़े वाक्य जो हैं एक भाषा का निर्माण करते हैं। सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण होते हैं। तो देखिए भाषा की विशेषता क्या कहलाएगी। इसकी विशेषता ये है वर्ण की, वर्ण भाषा की सबसे लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई है। दूसरी विशेषता ये है, वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अगर वर्ण ही नहीं होंगे तो शब्द नहीं होंगे, और जब शब्द नहीं होंगे तो वाक्य नहीं होंगे, और जब वाक्य नहीं होंगे तो भाषा नहीं होगी। और हम उसको शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। और व्याकरण ही एक वो ऐसी चीज़ है जो हमें वर्णों के बारे में विस्तार से बताती है। जो पहला स्टेप होता है, जो पहला भाग होता है हमारी व्याकरण का, वो वर्ण होता है। उसके बाद हमारे शब्द आते हैं, और शब्द के बाद हमारे वाक्य आते हैं। लेकिन हम सबसे पहला स्टेप, पहला कदम पढ़ने जा रहे हैं, जो वर्ण है। और वर्णों में आपने जाना, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटा सा छोटा खंड, वह छोटा सा छोटा पार्ट जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए बेटा, वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। दो प्रकार के हमारे हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं वो वर्ण। अब वर्ण, जो वर्ण का व्यवस्थित समूह है, वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला है, तो ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी की भी वर्णमाला है। और वर्णमाला उसको कहते हैं जो वर्णों का व्यवस्थित समूह। जहाँ पे हमारे वर्ण व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते। जिस प्रकार से पुष्प हैं, पुष्पों में जो पुष्प होते हैं वो एक क्रम से, एक धागे से जोड़कर एक सिरे को दूसरे सिरे से बांधा जाता है, तो वो पुष्पमाला कहलाती है। इसी प्रकार से हमारे वर्णों की माला है। वर्णों को एक क्रम में लगाया जाता है, और अगर वर्णों का क्रम हम इधर उधर कर दें, किसी भी वर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दें, तो वो हमारी माला कैसी हो जाती है, वो माला हमारी माला नहीं रहती, वो बेकार हो जाती है। अब मान लीजिए छोटे छोटे फूलों की माला है, उसमें आप बीच में एक बड़ा सा फूल लगा लें, तो वो इतनी सुंदर नहीं लगेगी। उसी प्रकार से अगर हमारे वर्ण हैं, अगर इनको हम इनका स्थान बदल दें, तो उसमें वो सुंदरता नहीं रहती है, और न ही वो माला कहलाती है। तो इसी प्रकार से वर्णों के जो व्यवस्थित है, इसीलिए देखो सबसे लिखा है हमने व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध, ये समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमारी दो भागों में बटी है। पहले होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। तो स्वर क्या है? स्वर वे
वर्ण जो बिना किसी रुकावट के ही स्वतः ही उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो हमारी प्राणवायु है, हमारे किसी भी मुख के अवयव से न टकरा करके अपने आप सीधे सहजता से उच्चारित होने वाली जो वर्ण है वही वर्ण हमारे स्वर। तो आगे हम पढ़ेंगे बेटा वर्णों के भेद। जो हमारे वर्ण थे हमने इसके बारे में जाना। वर्ण क्या थे? जो स्वतः उच्चारित होने वाले बिना प्रयास के जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद होते हैं 3। ह्रस्व स्वर जिनको हम लघु वर्ण लघु स्वर भी कहते हैं। फिर होते हैं दीर्घ स्वर, इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वे स्वर जो उच्चारित होने में कम समय लेते हैं या जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री आदि। ये सब ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक शब्द भी कहलाते हैं। भैया ये एक मात्रिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने में, इनको बोलने में मात्र एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और ये वर्ण जो है वो मूल स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं स्वरों के आधार पर आगे के अन्य जो वर्ण हैं वो उनका निर्माण किया जाता है। इसलिए इनको ह्रस्व स्वर, लघु वर्ण, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे होते हैं जो उच्चारित होने में अधिक समय लेते हैं या वे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या दीर्घ वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि। इस प्रकार के जो वर्ण हैं वो हमारे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। तो आगे तीसरा भाग है बेटा हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ एवं लघु वर्णों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और ये सब बेटा मुख्य रूप से हमारे जो है संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें सामान्यतः प्रयोग ना के बराबर ही किया जाता है, जो मुख्य रूप से जो है हमारी संस्कृत भाषा के ही शब्द कहे जाते हैं। अब हम किसी भी शब्द को प्लुत स्वर बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर हम जो शब्द है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अब हमारा ये ओम है, अब हम ओम को जब हम लंबा खींच के बोलते हैं, जैसे जाप करते हैं तो हम बोलते हैं ओ, जो हमारी ओम की ध्वनि है वो हमारी प्लुत स्वर के अंतर्गत कहलाती है। जैसे ही अगर हम किसी अन्य शब्द को प्लुत स्वर बनाना चाहते हैं तो उसके बीच में जो हमारा ये तीन का निशान जो है उसको हम लगा देते हैं तो वह स्वर हमारा प्लुत स्वर कहलाता है, क्योंकि उसके उच्चारण की मात्रा जो होती है वो दीर्घ हो जाती है, इसलिए ये हमारा प्लुत स्वर है। इसके बाद आपने जाना उच्चारण के आधार पर स्वर जो है हमारे कितने प्रकार के कौन कौन से स्वर होते हैं। अब हम जानेंगे स्वरों का उच्चारण उनके स्थान के साथ में। जो हमारे स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए अ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से। ये जो री शब्द है हमारा, री जो है हमारा एक विशेष वर्ण है। इसका उच्चारण जो है वो हिंदी में जो री होती है उसके अनुसार होता है और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो हम कहेंगे री मूर्धा। ए आय कंठ तालु। हमारा ए और आय जो है वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से हमारे ए और आय जो है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और कंठ प्लस तालु अर्थात कंठ तालु से होता है। तो ए ऐ कंठ तालु। इसके बाद ओ औ कंठोष्ठ। इनका भी उच्चारण ये भी हमारे संयुक्त स्वर हैं और इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होने के कारण इसको नाम दिया गया है
कंठोष्ठ। तो इनका उच्चारण ओ औ का होता है कंठोष्ठ। अंग आह अयोगः, ये अयोगः कहलाते हैं। इनको जो है स्वरों की पंक्ति में लिखा तो जाता है, लेकिन इनको ना तो स्वरों में इनकी गणना की जाती है और न इनकी व्यंजनों में गणना की जाती है, क्योंकि इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिसके कारण इनकी गणना नहीं की जाती है। ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ में मिलकर चलते हैं। तो इसलिए हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अम अः। एक बार फिर से देखिए, ए आ कंठ से, ए तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा से, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, अं अः अयोगः।